पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रहा है। कई लोगों का जान ये कोरोना वायरस ले चुका है और ये हालात पूरी दुनिया में पहली बार हो रही है कि पूरा दुनिया एक साथ लॉकडाउन है और पूरा दुनिया मिलके कोरोना वायरस से लड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं बलराम विश्वास। स्वागत है आपका मॉर्निंग विशेष में। हाँ, और एक बात, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लास्ट तक देखते देखते आप वो भूल जाते हो आखिर ये कब तक वैक्सीन बनेगा और वैक्सीन बनने इतना टाइम क्यों ले रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि 1 साल में बन जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नवंबर तक, कुछ दिसंबर के बात कर रहा है। अगर ये वैक्सीन 1 साल में बन जाता है तो हिस्ट्री में पहली बार इतनी तेजी से कोई वैक्सीन बनेगा। चाइना ने 10 जनवरी 2002 को सार्स कोरोना वायरस 2 का जेनेटिक सीक्वेंस दुनिया के सामने पब्लिश किया है। इसके बाद लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी जैसे मॉडर्ना थेराप्यूटिक एंड कैसिनो बायोलॉजिक्स ने mRNA बेस्ड वैक्सीन बनाना शुरू कर चुका था। मॉडर्ना थेराप्यूटिक्स के साइंटिस्ट ने ट्रायल mRNA वैक्सीन जारी कर चुका है, जो कि बहुत ही फास्ट बनाया है। उन्होंने बस 42 डेज लिया है इस वैक्सीन डिजाइन को ह्यूमन टेस्टिंग तक पहुंचाने के लिए, और इतना जल्दी हो सका क्योंकि ये mRNA बेस्ड वैक्सीन है, जो कि एक बहुत बेटर टेक्नोलॉजी है पिछले ट्रेडिशनल मेथड से। डीएनए और आरएनए बेस्ड वैक्सीन ना ही कोई वीक और डेड वायरस से बनता है और ना ही कोई वायरस का पार्ट से बनता है। इसीलिए हम ये वैक्सीन को लैब में बना सकते हैं, और जो कि बहुत फास्ट है ट्रेडिशनल मेथड से। और ये mRNA वैक्सीन वायरस का उस प्रोटीन को टारगेट करता है जो वायरस का रिप्रोडक्शन और इसे फैलने में मदद करता है। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट को वायरस का रिकल्चर करने का जरूरत नहीं है। इस रिकल्चर में कई महीना और कई साल तक लग जाता है, जो कि प्रैक्टिस किया जाता था ट्रेडिशनल मेथड में। और इस कोरोना वायरस के केस में साइंटिस्ट एक जेनेटिक सीक्वेंस का पार्ट को बाहर निकालते हैं और इस जेनेटिक सीक्वेंस से एक नया हार्मलेस वर्जन लैब में बना जाता है, जिसे स्पाइक प्रोटीन एंटीजन बोला जाता है। इसके बाद इस वैक्सीन को बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और एक इन्फेक्शन का नकल किया जाता है। जब भी ये स्पाइक प्रोटीन एंटीजन हमारा बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है और जल्दी हमारा इम्यून सिस्टम एक एंटीबॉडी क्रिएट करता है फेक वायरस को मारने के लिए। हमारा इम्यून सिस्टम एक लाइब्रेरी का तरह होता है जो हर वो बात को रिकॉर्ड करती है जो भी इन्फेक्शन से ये लड़ा है और जिसे भी ये हराया है, वो सबको रिकॉर्ड करके रख देती है, ताकि फ्यूचर में अगर सेम तरह का कोई भी इन्फेक्शन अटैक करे, ये तुरंत ही ट्रिगर करके उसे मार सके। जो भी लोग वैक्सीनेटेड होते हैं उनका इम्यून सिस्टम ये रिकॉर्ड रखती है कि इस तरह का वायरस से वो लोग टैकल कर चुका है पहले। अगर उनको रियल कोरोना वायरस अटैक करता है तो उनका इम्यून सिस्टम में जो मेमोरी सेल है वो ट्रिगर होगा और इस रियल कोरोना वायरस को तुरंत मार के खत्म कर देगा। और एक बात आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये है कि ये प्रिवेंटिव वैक्सीन कोई बीमारी को ठीक बिल्कुल नहीं करता है, बल्कि ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि इसी तरह का वायरस अगर आए तो उसे अटैक कर सके। इसका मतलब ये है कि वैक्सीन को हेल्दी लोगों में टेस्टिंग करना है और इस टेस्टिंग में साइड इफेक्ट हो सकता है, और इस वैक्सीन को लाखों करोड़ों लोगों में लगाना है, तो इसके लिए इसका कई सारा टेस्टिंग और प्रोटोकॉल्स होते हैं, और ये प्रोटोकॉल्स और टेस्टिंग नॉर्मल मेडिसिन से कहीं ज़्यादा होते हैं, और इसीलिए इतना लंबा वक्त लगता है कोई भी वैक्सीन को मार्केट में आने के लिए। वैक्सीन का ट्रायल में 4 फेज होते हैं। फेज 1 वैक्सीन का टेस्टिंग कुछ वॉलंटियर्स में किया जाता है, और इस टेस्टिंग में 3 बातें नोटिस किया जाता है। पहला, क्या ये वैक्सीन सेफ है लोगों में देने के लिए। दूसरा, क्या ये वैक्सीन सही इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। और तीसरा, साइंटिस्ट लोग इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट को नोटिस करते हैं। इस फेज 1 को कंप्लीट करने के लिए कुछ महीना और साल लग जाता है, और हमारा कोरोना वायरस का वैक्सीन का टेस्टिंग अब फेज 1 तक पहुंचा है। इसके बाद फेज 2, इस फेज 2 में 1000 लोगों तक इस वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है। रिसर्चर एंड साइंटिस्ट इस फेज में 4 बातें ध्यान देती है। पहला, कि वो इम्यून सिस्टम सही रिस्पॉन्ड कर रहा है। दूसरा, क्या ये वैक्सीन सेफ है। तीसरा, कितना डोसेज देना चाहिए। चौथा, किस तरह से इसे डिलीवर किया जाए। और इस फेज को कंप्लीट करने के लिए कहीं महीने से लेके साल तक लग सकता है। अब आते हैं फेज 3 में, जिसमें इस वैक्सीन को 10,000 लोगों तक में लगाया जाता है, और साइंटिस्ट और रिसर्चर्स लोग इस फेज में भी 4 बातें ध्यान देती है। पहला, क्या वो साइड इफेक्ट लार्ज लोगों में भी होता है या नहीं होता है। दूसरा, वैक्सीन का क्षमता क्या है। तीसरा, क्या ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकता है। क्या ये इतना लोगों में सही इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। और इस फेज से भी कई साल तक लग जाता है। और फेज 3 कंप्लीट होने के बाद में डेवलपर्स वैक्सीन का लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। फेज 4 में वैक्सीन डेवलपर वैक्सीन को डेवलप करता है और उसे मार्केट में रिलीज कर देता है। पर यहाँ पे ऐसा काम खत्म नहीं होता है, और डेवलपर के ऊपर में जिम्मेदारी होता है कि मार्केट में गया हुआ सारा वैक्सीन का पावर चेक करता रहे। अगर वो मार्केट में काम करना बंद कर दे तो उसे वापस मार्केट से बाहर निकालना होता है, या तो उस वैक्सीन को वापस अपग्रेड करके मार्केट में छोड़ने का जिम्मा इस डेवलपर कंपनी का ही होता है। और वैक्सीन कुछ सालों तक इफेक्टिव होता है, उसके बाद ये इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि जो वायरस है वो म्यूटेशन से अपने आप को चेंज कर लेता है। इसीलिए अपग्रेडेशन का
जरूरत पड़ता है। और एक फैक्ट ये है कि अब तक का कोई भी mRNA बेस्ड वैक्सीन को अप्रूव नहीं मिला है, और अगर कोरोना वायरस का वैक्सीन मार्केट में आता है तो ये हमारा दुनिया में पहला वैक्सीन होगा जो mRNA बेस्ड है। इसीलिए बहुत सारा टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है, और अगर जल्दीबाजी में इस वैक्सीन को मार्केट में उतार दिया जाए तो इससे बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, और ऐसा हो भी चुका है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ फिलीपींस का। फ्रेंच फार्मास्यूटिकल ने एक ब्रेक थ्रू वैक्सीन बनाया था डेंगू फीवर के लिए, और उसे जल्दीबाजी में मार्केट में उतार दिया गया है 2016 पे। और इस वैक्सीन का रिलीज में कई सारा एसेंशियल टेस्टिंग को छोड़ दिया गया, और इस वैक्सीन को उस बच्चों पे टेस्टिंग नहीं किया गया था जो बच्चा में डेंगू इन्फेक्शन हुआ नहीं था। पूरा दुनिया के स्पेशलिस्ट ने इस प्रोसेस के लिए मना किया था, पर तब भी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ ने फैसला लिया था इस वैक्सीन को लगाने के लिए। 8,30,000 प्राइमरी स्कूल के बच्चे लोग को इस वैक्सीन को लगाया गया, और कुछ रिपोर्ट ये कहता है कि इस वैक्सीन के कारण 600 बच्चे मारे गए, और इसके बाद जो ऑफिशियल्स था उस पे क्रिमिनल केस का चार्ज लग चुका है, और इसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। इसीलिए टेस्टिंग करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये वैक्सीन पूरा दुनिया में लगने वाली है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 94% जो वैक्सीन डेवलप किया जाता है उसे लाइसेंस नहीं मिलता है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तभी कोई वैक्सीन को अप्रूव करेगा जब वो वैक्सीन अपने आप को सेफ एंड इफेक्टिव प्रूव कर पाएगा, और उस पे बेनिफिट ज्यादा होता है रिस्क से। अभी तक हमारा दुनिया में HIV, ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया के लिए कोई भी वैक्सीन नहीं है, जिससे कारण लाखों लोग दुनिया में अब मर रहा है। और दूसरी तरफ स्मॉल पॉक्स और पोलियो का वैक्सीन निकाल के लगभग दुनिया से इस बीमारी को खत्म कर चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और जितना हो सके वीडियो को प्लीज शेयर करिए। और आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।